आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जो प्यार, जो मान सम्मान और जिस उत्साह के साथ आप सभी ने बहुत गर्मजोशी के साथ हम सबका यहाँ पे स्वागत किया, जो प्यार दिया, बड़ी गर्मी थी, मगर उस गर्मी के बावजूद आप सबने दिल खोलकर हमारा समर्थन किया, स्वागत किया। उसके लिए मैं इस पंडाल में बैठे सभी बुजुर्गवानों का, महिला शक्ति का, हमारे बुजुर्गों का और खास करके जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आए हैं, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे सबके नेता, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं ठाकुर कौल सिंह जी, पूर्व में कई बार मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में कई बार दरंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक हैं हमारे बीच में श्री प्रकाश चौधरी जी, जो हमारे कल निर्वाचन क्षेत्र की आज बात अवसान है, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और एक बेबाक आवाज पूरे इलाके की उठाने में हमेशा अपना पूरा प्रयास करते हैं। आदरणीय श्री सोहनलाल जी, जो हमारे पूर्व में सीपीएस रहे हैं, विधायक रहे हैं सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से। हमारे बीच में श्री संजीव गुलेरिया जी, जो हमारे एपीएमसी मंडी बोर्ड के अध्यक्ष है। हमारे बीच में जो हमारे विनोद जिंटा जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और इनको यहाँ पे प्रभारी के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के श्री कुलदीप ठाकुर जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रिपल चौधरी जी, जो हमारे पूर्व में एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश के, और श्री हरिंदर सैन जी भी हमारे बीच में हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं। योगेश सैनी जी भी हमारे बीच में हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे रवि चंदेल जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इसी क्षेत्र से हमारे संबंध रखते हैं। बेबाक आवाज है और संगठन के व्यक्ति हैं, जो एनएसयूआई से निकलकर, युवा कांग्रेस से निकलकर और अब कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय शशि शर्मा जी, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सब लोगों का जो हमारे मंच के ऊपर है, यहाँ पे सभी पंचायत के प्रतिनिधिगण, महिलाएं, हमारी पंचायत की प्रधानगण, जिला परिषद के भी सदस्य, वर्तमान के, पूर्व के, हमारे कई यहाँ पर जो है वो बीडीसी के मेंबर्स आए हैं, हमारी महिला मंडलों की सदस्य यहाँ पर आई हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो हमने विशेष रूप से बातें कहनी थी, वो सब बातें यहाँ पे सम्मानित मंच पे उन लोगों ने उसको कह दिया और वही चीज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। इसलिए मैं तो आपको केवल ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि पहले कई बार मुझे ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर एक नई भूमिका में मुझे आप लोगों के बीच में भेजा गया है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि हमें मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने कल भी ये बात करी कि हम एक नई सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ क्षेत्र के लोगों के सेवा करने के लिए आगे बढ़े। जैसा आप सब जानते हैं कि मुझे वर्तमान में भी प्रदेश सरकार में जिम्मेवारी, पिछली बार मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहां से मैं अभी वर्तमान में भी विधायक हूं, शिमला ग्रामीण, वहां के लोगों ने बहुत प्यार
बहुत मान सम्मान मुझे दिया। पहली बार मैंने वहां से चुनाव 2017 में लड़ा। उस समय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में थे और हमने लगातार जो है वो क्षेत्र के लोगों की आवाज को उठाया, वहां के मतदाताओं की आवाज को उठाया, प्रदेश के मुद्दों को उठाया। और 2021 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद जब मैंने ये चुनाव लड़ा 2022 में, तो उसके 4 गुना ज्यादा मार्जिन के साथ शिमला ग्रामीण के लोगों ने मुझे चुनकर वापस विधानसभा के अंदर भेजा। उसलिए भेजा क्योंकि हमने अपने परिवार की तरह उस क्षेत्र के लोगों को माना, चाहे वहां पे उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर विकास कार्य में हमने पूरी मजबूती से कार्य करने का प्रयास किया। आपको जानकर खुशी होगी, जब जयराम जी की सरकार थी पिछले 5 साल, हालांकि मैं विपक्ष में था, विपक्ष में रहते भी हमने करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य 5 साल के अंदर अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पिछले 5 साल में जयराम जी की सरकार में करवाए। और वर्तमान में बतौर मंत्री रहते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र को तो हमने करवाया ही, मगर क्योंकि जिम्मेवारी पूरे प्रदेश की थी, विधायक होने के साथ साथ मुझे इस युवा उम्र में जो पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने दी, पार्टी के नेतृत्व ने दी, उसको भी हमने बेखूबी निभाने का पूरा प्रयास किया। जैसे अभी आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी कह रहे थे कि हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1-1.5 साल के अंदर करीबन 3500 करोड़ के विकास कार्य, करीबन 2700 किलोमीटर सड़कों का अपग्रेडेशन का कार्य विद बजट, उनके टेंडरिंग का कार्य पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो करवाया। और उसमें से ठीक है कुछ सहयोग हमें दिल्ली से भी आया, केंद्र सरकार से आया। मैं पिछले कल जयराम जी का 2-3 दिन पहले बात सुन रहा था कि ये तो पहले से ही पाइपलाइन में प्रोसेस था, पहले से ही ये केंद्र से ये सहयोग आया है, पहले से काम चला हुआ था। तो अगर पहले से चला हुआ था तो आप 5 साल में इसको क्यों नहीं करवाया? जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय आपने इस कार्य को पूरा क्यों नहीं करवाया? हमने पूरी मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष जाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिले, बार बार हम केंद्रीय सड़क मंत्री से मिले, नितिन गडकरी से हम मिले, हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनसे मिले, तालमेल बनाकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश के लिए ये सौगात लेकर आए। तो आज आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आज आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर ये कार्य हमने हिमाचल प्रदेश के हर इलाके के लिए करवाया। हम कभी भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते, हम कभी भी इलाकावाद में विश्वास नहीं रखते। जब मैं नया मंत्री बना, पीडब्ल्यूडी विभाग आप जानते हैं बहुत बड़ा विभाग है प्रदेश का, तो हमारे पास हमारे अधिकारी आए, ENC आए, चीफ इंजीनियर आए कि साहब आपका निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, आपको AMP में, आपको PMJSY में, आपको नाबार्ड में कितने किलोमीटर सड़कें चाहिए? 200 चाहिए, 250 चाहिए, आप हमें बता दीजिए, हम उसको जो है वो एनुअल प्लान में डाल देंगे। मैंने उनसे पहले ये पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि पूरे प्रदेश का एवरेज कितना बनता है, हर विधानसभा क्षेत्र का एवरेज कितना बनता है? जितना एवरेज हर विधानसभा क्षेत्र का आता है, चाहे वो 10 किलोमीटर है, चाहे 15 किलोमीटर है, चाहे 20 किलोमीटर है, अगर 20 किलोमीटर का एवरेज आता है तो आप शिमला ग्रामीण को 19 किलोमीटर दीजिए, मगर 20 से ऊपर शिमला ग्रामीण को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम समानता में विश्वास रखते हैं। अभी जैसे उदाहरण आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी दे रहे थे कि इतने बड़े बड़े आलीशान रेस्ट हाउस और इतने ज्यादा जो है वो हेलीपैड सिराज के अंदर बना दिए। एक और कहते हैं कि मैं हिमाचल का मुख्यमंत्री था, मंडी का मुख्यमंत्री था, मगर हमें ये बात कहते हुए दुख है। और ऐसा नहीं है कि सिराज के लोगों के साथ हमारा कोई बैर है। मैं आज भी इस मंच से कह रहा हूं और खुले मन से कह रहा हूं, जयराम जी आपके सिराज में इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा डेंट मारेंगे, ऐसा डेंट मारेंगे कि आपको भी याद रहेगा कि क्या क्या चीज है। मगर मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा उन लोगों के साथ कोई बैर नहीं है।
वहां के लोगों के साथ भी बहुत विकास कार्य राणा वीरभद्र सिंह जी ने सिराज के अंदर करवाया, कचियोट के अंदर करवाया। मगर एक टर्म है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो पैसा है, संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसका समानता के साथ हर इलाके में बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री हूं या मैं मंत्री हूं तो मैं सारा काम अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा लूं कि मेरी तो नैया पार हो जाए, मैं तो 30-30 हजार से जीतूं मगर बाकी का कोई लेना देना नहीं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। हर इलाके में समान विकास होना चाहिए। ठीक है, 19-20 चलता है, जहां का मंत्री है निश्चित तौर से थोड़ा बहुत ज्यादा काम अपने इलाके में करवा दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब एक टोटलिटी में पिक्चर देखी जाती है तो हर इलाका, चाहे वो मंडी है, चाहे सिरमौर है, चाहे पांगी है, चाहे भरमौर है, चाहे हमीरपुर है, चाहे ऊना है, चाहे जनजातीय क्षेत्र है, हर इलाके के साथ समान विकास होना चाहिए। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो जयराम जी ने जिस तरीके से मात्र सिराज को ही विकास की दृष्टि से देखा, बाकी सारे इलाके को जो है वो नजरअंदाज कर दिया। आज हम सबको मिलकर इस आवाज को उठाने की आवश्यकता है और एक नए उदय के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पे आदरणीय प्रकाश चौधरी जी बोल रहे थे, इनकी बातों में बहुत दम भी था, मगर दम के साथ साथ कुछ इन्होंने अपनी भावनाओं को भी प्रकट किया और वैसी ही भावनाएं पिछले कल हमारे आदरणीय सोहन लाल जी ने भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में रखी है। और मैंने ये चुनाव क्यों लड़ा है ये भी सुन लीजिए। मेरे को कोई चुनाव लड़ने के लिए किसी का कोई फोर्स नहीं किया मुझे किसी ने, या ये नहीं कहा कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। मगर जब हम दिल्ली गए, मैं तो यहाँ का इंचार्ज था, मुझे मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रभारी के रूप में यहाँ भेजा गया। मैं उस तौर से जो है वो दिल्ली गया, बैठक हुई थी वहां पे सभी वरिष्ठ नेताओं की। आदरणीय ठाकुर कौर सिंह जी भी वहां उपस्थित थे, मुख्यमंत्री जी भी थे, सभी वरिष्ठ नेता थे। वेणुगोपाल जी जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने ये कहा कि हमको हर चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ना है और जहां तक मंडी संसदीय क्षेत्र की बात है, निश्चित तौर से प्रतिभा सिंह जी जो यहाँ की वर्तमान सांसद है, एक सशक्त उम्मीदवार है, मगर क्योंकि भाजपा ने एक युवा उम्मीदवार को यहाँ से उतारा है, इसलिए जो सर्वे के हिसाब से हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ से जो है वो सबसे सशक्त उम्मीदवार होंगे। तो मैं चाहता था तो मैं मना कर सकता था कि नहीं, मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र को देखना है, मुझे तो जिम्मेवारी सरकार ने प्रदेश में दी है, उसको पूरा करना है, उसको तो हम पूरा करने का प्रयास कर ही रहे। मगर हम कभी भी किसी चुनौतियों से पीछे हटने में, मेरे परिवार ने जो सीख मुझे वीरभद्र सिंह जी ने दी है कि कभी भी किसी चुनौतियों से पीछे नहीं हटना है। इसलिए हमने इस चुनौती को स्वीकार किया, इस चुनौती को स्वीकार किया और साथ ही साथ जो आज थोड़ी भावनाएं यहाँ पर आदरणीय प्रकाश चौधरी जी ने व्यक्त करी है कि निश्चित तौर से जो कमी पीछे विधानसभा क्षेत्र में रह गई है, जो मान सम्मान में थोड़ी मान सम्मान तो है, मगर जो एक रिप्रेजेंटेशन में जिस तरीके से हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, उसको पूरा करने का, उस नुकसान की भरपाई करने का एक सुनहरा मौका जो है वो बल्द निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को मिला है। आप यहाँ से निश्चित तौर से मुझे विश्वास है कि एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और यहाँ से ऐतिहासिक जीत, ये जीत विक्रमादित्य सिंह की नहीं है, ये जीत मेरी नहीं होगी, ये जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, ये जीत आदरणीय प्रकाश चौधरी जी की होगी, ये जीत यहाँ के कार्यकर्ताओं की होगी। और जो एक जैसा ये कह रहे थे कि थोड़ा सा एक मान सम्मान में कहीं बल, जो ये कह रहे थे कि अधिकारी को अपने पास बुलाए, वो इनका नहीं था, वो एक व्यक्ति का कोई कमी नहीं थी उसमें, मगर वो मान सम्मान, आपके मान सम्मान की बात कर रहे थे। अगर उन्होंने किसी अधिकारी को बुलाना था तो वो अपने लिए नहीं बुलाना था, वो बल निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के विकास कार्यों को आगे करवाने के लिए वो करवाना था। तो हमको ये एहसास दिलवाना है और वो जो थोड़ी सी प्रतिष्ठा कम हो गई थी उसको रिचार्ज कर पूरी बैटरी ऊपर कर जो है वो पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी कहीं से लीड होनी चाहिए
तो वो बल निर्वाचन क्षेत्र से होनी चाहिए। ये मैं आपको कहना चाहता हूं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कार्य हो सकता है अगर हम अपने अपने बूथ पर, अपने अपने जोन में, अपनी अपनी पंचायतों में अगर कोई ये कहे कि हम प्रदेश का नेता है, हम देश का नेता है, सबसे बड़ी पहचान उन व्यक्ति की मेरे को मिलाकर अगर किसी की भी पहचान बनती है वो अपने बूथ से बनती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बूथ पर, अपने पंचायत में, अपने जोन में आप मेहनत करें। अपने साथ लगती 2-4 पंचायतों में आप काम करेंगे, अपने बूथ में काम करेंगे तो निश्चित तौर से हमको विजय प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता है। और हम एक मजबूत तरीके से यहाँ की आवाज को आने वाले समय में दिल्ली के अंदर उठाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैंने हमेशा सही का समर्थन, गलत का विरोध और तथ्य आधारित और मुद्दा आधारित राजनीति करने में विश्वास रखा है। मगर विडंबना इस बात की है, विडंबना इस बात की है कि तथ्य, तर्क, इन शब्दों का हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। ना उनको तर्क समझ आता है, ना उनको तथ्य समझ आते हैं। इतिहास की बात तो मैं ना ही करूं तो शायद अच्छा रहेगा। मेरा तो निवेदन है, कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूं। एक बारी जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब आए हैं, कृपया करके उनको जो है वो इतिहास का पाठ जरूर पढ़ाएं कि कब भारत को आजादी मिली, कौन भारत का पहला प्रधानमंत्री था। अरे जब आईएएस की प्रिपरेशन होती है, एचएएस की प्रिपरेशन होती है, ये तो क्लास 3 के बच्चे भी ये जवाब दे देते हैं, क्लास 1 का बच्चा भी ये जवाब दे देता है कि पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और आजादी 2014 में मिली। कौन सी आजादी 2014 में मिली? क्या आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का तिरस्कार कर रही हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी? कहती हैं कि देश को भीख में जो है वो आजादी मिली। क्या भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, क्या सरदार पटेल, महात्मा गांधी और ऐसे सैकड़ों जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आप उनकी शहादत को, उन्होंने जो कई साल जेलों के अंदर बिताए, आप उसका तिरस्कार कर रही हैं। आप तो कहती हैं कि मेरे अपने घर में जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो कैसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जब आप कहती है कि 2014 में जो है वो आजादी मिली। आप कांग्रेस के नेताओं को तो छोड़ें, उनका तिरस्कार तो आप रोज मंचों से कर रही है। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरी बड़ी बहन, कम से कम जो देश के पहले एनडीए के प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने लोकसभा के अंदर जो अपना अभिभाषण दिया था कि सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, मगर देश रहना चाहिए, आपने उनका भी तिरस्कार कर दिया, उनका भी तिरस्कार कर दिया। केवल एक व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी तिरस्कार किया। क्या देश को 1998 में जब परमाणु शक्ति से लैस किया गया देश, हालांकि उसकी नींव हमारे उस समय के पहले हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने रखी, इंदिरा गांधी जी ने रखी, मगर देश को परमाणु शक्ति बनाने का कार्य अगर किसी सरकार के अंदर हुआ तो वाजपेयी साहब की सरकार में हुआ, और उसके लिए हम भी उनका मान सम्मान जो है वो करते हैं। आज आप उनको भी भूल गई हैं, आज आप उनके इतिहास को भी भूल गई हैं। आपको केवल दिखता है कि 2014 में भारत को जो है वो आजादी मिली। तो मैं जहां बात कर रहा था तर्क की, मैं जहां बात कर रहा था इतिहास की, मैं जहां बात कर रहा था आंकड़ों की, तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूं, जय श्री राम ही कह सकता हूं। उनको जय श्री राम, मगर उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है और हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज को समझती है। और मैं आपको ये विश्वास अंत में दिलाना चाहता हूं कि
हालांकि मेरी राजनीतिक शुरुआत शिमला ग्रामीण से हुई। अभी 2 दिन पहले यहाँ आने के पहले जब हमारे यहाँ पे कार्यक्रम थे, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया। लोगों से थोड़ा सा गुस्सा भी था, महिलाओं में, बुजुर्गों में, कि आपको इतने बड़े माध्यम के साथ हमने जिताया और आप हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। कई महिला भी तो भावुक हो गई, रोने लग गई। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई देश निकाला थोड़ी हुआ है, मेरा प्रदेश निकाला थोड़ी हुआ है। हम जाएंगे, जीतेंगे और पूरे हिमाचल की आवाज को बुलंदी के साथ लोकसभा के अंदर उठाएंगे, केंद्र सरकार की तरफ उठाएंगे। मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक चीज जो मैंने अपने पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी से सीखी है, वो है छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान। एक बार अगर वो किसी का हाथ पकड़ लेते थे, चाहे वो NSUI का कार्यकर्ता है, चाहे वो ब्लॉक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई पंचायत का प्रधान है, तो उसके लिए अगर उसे मुख्यमंत्री से भी भिड़ना पड़ जाता था तो भिड़ जाते थे। ये मेरा कार्यकर्ता है, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उन्हीं की राह पर आगे चल रहे हैं। कार्यकर्ता से ही हमारी पहचान है। आप मेहनत करेंगे, अपने इलाके से लीड दिलवाएंगे, तो उससे हमारी भी वाहवाही है, पार्टी की भी वाहवाही है, हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की भी वाहवाही है। इसलिए मैं आपका प्रत्याशी होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम दिन रात आपके साथ खड़े रहेंगे। एक एक कार्यकर्ता का मान सम्मान विक्रमादित्य सिंह को करना ये हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है। और जो रिश्ता एक नए रूप में हम शुरुआत जिसकी करने जा रहे हैं, ये रिश्ता जिस दिन तक हम इस दुनिया में हैं, ये रिश्ता कायम रहेगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाकी मैं कोई ज्यादा लंबी बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत से राष्ट्रीय स्तर के मसले हैं। मैंने कल भी कहा, आज भी अंत में उसको दोहरा रहा हूं कि बहुत से ऐसे मसले होते हैं प्रदेश के जो केंद्र में उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो OPS का मसला है, मैंने तो कल भी हमारी बड़ी बहन को कहा, कंगना जी को कहा, कहती हैं कि मैं मोदी जी के बहुत मेरी वो बात सुनते हैं। मैं आज भी उनको कह रहा हूं, फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आपकी बात मोदी जी इतनी सुनते हैं तो कृपया करके मेरा आपसे विनम्रता से निवेदन है, जो हमारे कर्मचारी भाई है, बहनें हैं, माताएं हैं, जिनके लिए हमारी सरकार OPS के माध्यम से जो है ऐतिहासिक 1.25 लाख कर्मचारियों को OPS दे रही है, उनका 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है। अगर आपकी इतनी चलती है मोदी जी के साथ, तो आप भाषण में कहिए कि ये पैसा मैं दिल्ली से कर्मचारियों के लिए लेकर आऊंगा, तो मैं भी कंगना जी का मुरीद हो जाऊंगा अगर वो ये पैसा हिमाचल के लिए लाएंगी या इसके बारे में बात करेंगी। मगर नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। इसलिए ये दोहरे मापदंड से हमको लड़ाई लड़नी है। हिमाचल का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, अब बार बार पैसे की बात होती है, विकास कार्य, अभी तहसील के बारे में बात हो रही थी, सब डिवीजन के बारे में बात हो रही थी, IPH के डिवीजन के बारे में बात हो रही थी। तो ये पैसा ये ऐसे तो नहीं खुल जाता, इसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपने सड़कें बनानी है उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा लाने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो छोटे छोटे राज्य जितने हैं उनको ये पैसा, जितना भी हमारा जो बजट होता है साल का, सालाना बजट होता है, उसमें जो डिफरेंस रह जाता है, उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार छोटे राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में पैसा देती है। चाहे वो हिमाचल है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है, ये पैसा मिलता है। एक समय में ये पैसा हिमाचल को 12,000 करोड़ रुपए सालाना ये सहयोग मिलता था। आज जब हमारी सरकार बनी, ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अब मात्र 2,000 करोड़ रुपए रह गया है। वैसे ही हिमाचल को जो और सहयोग केंद्र से मिलता था, क्योंकि आप जानते हैं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो ADB का प्रोजेक्ट है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। अभी मैं पीछे PWD का मंत्री हूं, तो मैं एक सड़क का जो है वो निरीक्षण करने गया था। आपके मंडी से होकर, रिवालसर से होकर आपके धर्मपुर को या यहाँ सरका घाट को जा रही है, वो वर्ल्ड बैंक से वो सड़क बन रही है। क्या नाम है सड़क? कलखर रोड।
वो बन रही है वर्ल्ड बैंक से, उसका पैसा वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। और ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, वर्ल्ड बैंक का है, या और जितनी एजेंसीज है उसके माध्यम से मिलता है। उसमें भी एक बोरोइंग कैपेसिटी होती है। आप अपनी प्रदेश की जीडीपी का 2% या 3% जो है वो बोरो कर सकते हैं, ताकि उससे हमारा काम चले। केंद्र सरकार ने हमारे उस बोरोइंग कैपेसिटी के ऊपर भी जो है वो रोक लगा दी कि आप सालाना 800 करोड़ है या 1200 करोड़ है, अभी मुझे आंकड़ा याद नहीं है, मगर आप इससे ज्यादा पैसा मार्केट से नहीं उठा सकते। हर तरीके से हमारा हाथ काटने की कोशिश करी जा रही है कि सरकार को पूरे तरीके से पैसे की सारे स्रोतों को बंद कर दो, ताकि जो हमने अपनी योजनाएं चलाई है प्रदेश के अंदर वो ना चल सके। इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्रयास मोदी जी हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर रहे हैं। अब इन मुद्दों को आंकड़ों के साथ अगर हम लोकसभा के अंदर नहीं उठाएंगे और ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ऐसे हमारी जो है फाइनेंशियल रूप से, वित्तीय रूप से जो प्रहार प्रदेश के ऊपर करवाए जा रहे हैं, तो ये किसी ना किसी को तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमने ये बेड़ा उठाया है कि इन सब मुद्दों को हम पूरी मजबूती से आने वाले समय में लोकसभा के अंदर उठाएंगे, ताकि ये पैसा आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को मिले और हिमाचल प्रदेश का चौमुखी विकास आने वाले समय के अंदर हो। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो हम बन जाएंगे, 4 जून को बनेंगे, मगर आज भी मैं आपका एमपी हूं। वो एमपी क्या है? वो एमपी है आपका दुख सुख का साथी, एम यानी मुश्किल समय का समर्पित पारिवारिक सदस्य। एमपी यानी आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपका एमपी आपके साथ खड़ा रहा है। इसका प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि पीछे जब चुनावों के समय के, तो आज कई यहाँ पे लोग आकर कह रहे हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, मंडी की बेटी हूँ। पहले तो कहती थी कि मैं केवल बॉम्बे की बेटी हूँ, आज मंडी की याद आ रही है। मगर हम जब चाहे बल में बाढ़ आई, मंडी में बाढ़ आई, मनाली में बाढ़ आई, पतली पुल में बाढ़ आई, सैंज में बाढ़ आई, बंजार में बाढ़ आई, आनी में बाढ़ आई। आनी में आपने पिक्चरें देखी होगी, एक बड़ी दिल दिलाने वाली पिक्चर आई, जब सारा का सारा पूरा का पूरा मलबा से पूरा का पूरा शहर गिर गया। और जिस दिन वो गिरा उससे अगले सुबह 6 बजे हम लोगों के साथ आनी में खड़े थे। मुख्यमंत्री जी भी वहां पर दोपहर को वहां पर आए, रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया और मुख्यमंत्री जी ने वहीं से ये घोषणा करी कि जो 1 लाख रुपए प्रभावित परिवारों को मिलता था ये कम है, इसको बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए प्रति परिवार करने का निर्णय ठाकुर सुखविंदर सिंह गुरु ने जो है वो लिया। तो हम हमेशा अपने लोगों के साथ जो है वो खड़े हैं। तो एमपी तो मैं आपका आज ही बन चुका हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं और सदैव आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में आपसे विनम्र निवेदन, 9 तारीख को हम अपना नामांकन पत्र जो है वो मंडी में भरने जा रहे हैं, जिस दिन संभावित एक बहुत बड़ा जलसा, एक बहुत बड़ी रैली जो है वो हमारे शहरी मंच पर करवाई जाएगी। तो मेरा यहाँ के परिवार से सबसे निवेदन है, चौधरी साहब से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से, गुलरिया जी से और सब साथियों से ये विनम्र निवेदन है कि आप सब ने यहाँ से भारी संख्या में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन वहां पे उपस्थित रहेंगे, आदरणीय पार्टी की हमारी प्रदेश अध्यक्षा वहां उपस्थित रहेगी, हमारे इंचार्ज वहां उपस्थित रहेंगे, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भी वहां उपस्थित रहेंगे और सब लोग वहां पे उपस्थित रहेंगे। और उस दिन मंडी से एक पूरा संदेश जाना चाहिए, ऐसा संदेश जाना चाहिए कि ये पता लगना चाहिए
जय श्री राम, हो गया काम। और ये काम पूरा होगा, जीतेंगे, फतेह हासिल करेंगे और मंडी का डंका आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर बचेगा। ये वादा विक्रमादित्य सिंह का आपको है। और अंत में एक बात और कह रहा हूं जो मैंने वीरभद्र सिंह जी से सीखी है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको हम 100% पूरा करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जयराम जी, आप चिंता ना करें। आप बारी बारी कह रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह जो है षड्यंत्र में फंसकर यहाँ पर आया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर मां भीमा काली का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर प्रभु राम का आशीर्वाद है, उसका षड्यंत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम यहाँ पे लड़ेंगे, यहाँ पे जीतेंगे और यहाँ के लोगों का मनोबल बढ़ाएंगे, यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे और एक नया इतिहास आने वाले समय में मिलकर मंडी संसदीय क्षेत्र का हिमाचल प्रदेश और देश के मानचित्र पे लिखेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सबने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा मंडी संसदीय क्षेत्र को आप कहेंगे जय श्री राम। मंडी संसदीय क्षेत्र को जय श्री राम, मंडी संसदीय क्षेत्र को जय श्री राम, मंडी संसदीय क्षेत्र को जय श्री राम। जय हिंद, जय हिमाचल।